एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आपकी एक ब्रांच फॉर एग्जांपल हरियाणा में है, दूसरी ब्रांच आपकी पंजाब में है, तो अगर आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना स्टॉक ट्रांसफर किया है इवन विदाउट कंसिडरेशन, यानी पैसा भी नहीं लिया आपने जो स्टॉक ट्रांसफर किया है उसके रिगार्डिंग कोई कंसिडरेशन भी नहीं है, आप जस्ट अपने ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर जो स्टॉक है वो ट्रांसफर कर रहे हो, तब भी आप ध्यान रखिएगा आपको जीएसटीआर 1 में ये वैल्यू दिखानी जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल 1 के हिसाब से ये भी क्या मानी जाएगी, आपकी सप्लाई मानी जाएगी। आप जीएसटीआर 1 के अंदर ये अमाउंट शो करेंगे और B2B टेबल में आपको इसको दिखाना है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड सेल किए हैं तो भी आपको अपना जीएसटीआर 1 के अंदर इसकी वैल्यू दिखानी जरूरी है। देखिए, दो चीजें होती हैं। कैपिटल गुड्स जब आपने परचेज की तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या उन कैपिटल गुड्स के ऊपर आपने आईटीसी क्लेम किया था एट द टाइम ऑफ परचेज। अगर परचेज करने के टाइम पे आपने आईटीसी क्लेम किया था तो आपको सेल करते टाइम इसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, आपको इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर आपने जब आपने इसको परचेज किया था तो आईटीसी क्लेम नहीं किया तो सेल के टाइम पे आपको आईटीसी रिवर्स भी नहीं करना या जीएसटीआर 1 में इसको सेल नहीं दिखाना है। अब देखिए, यहाँ पे आपने कैपिटल गुड सेल कर दी, चाहे आपने फ्री के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ क्यों ना किया हो कैपिटल गुड्स को, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 के हिसाब से आपको इसको जीएसटीआर 1 के अंदर सेल दिखाना है, वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकलेगी। बट किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि सेल करते टाइम कैपिटल गुड्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें। नेक्स्ट, अगर हम देखें एडवांस अगर आपको रिसीव हुआ है सर्विसेज के अगेंस्ट, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड करते टाइम आपको जो भी एडवांसेज रिसीव हुए वो आपको जीएसटीआर 1 के अंदर शो करना है। अब आप बोलोगे कि मैम एडवांसेस जो रिसीव हुए हैं उन्हें जीएसटीआर 1 में क्यों दिखाना है। देखिए, अगर आपको गुड्स के एडवांसेस मिलते हैं तो गुड्स के एडवांसेस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, ये आप लोगों को पता है। लेकिन अगर सर्विसेज थी 5 लाख रुपए की, लेकिन आपने 1 लाख रुपया एडवांस ले लिया और 4 लाख कब देने हैं आपको, 4 लाख आपको कब मिलेंगे, काम पूरा होने के बाद। तो ये जो 1 लाख है ना, इस 1 लाख के ऊपर आपको जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट पे करना है। जब आपको ये पैसा मिला उस टाइम पे आपको इस 1 लाख के ऊपर जीएसटी देना होगा। क्लियर। अब ये जीएसटी आपको किस तरीके से पे करना है, देखिए जीएसटीआर 1 फाइलिंग करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो एडवांस पैसा रिसीव हुआ 1 लाख हमें एडवांस मिला, 1 लाख को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी और इसके ऊपर टैक्स पे कर दूंगी। वो मुझे कहाँ दिखाना है, टेबल नंबर 11A1 11A2 में। क्लियर। अब कल को क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये वाली जो रिटर्न है, ये फॉर एग्जांपल मैंने अब जून की फाइल कर दी, जून की रिटर्न अब आपकी जानी है। अब आपने क्या किया, जुलाई अगस्त के अंदर 5 लाख का टोटल काम था सर्विसेज का 5 लाख का, 1 लाख आपको एडवांस मिले थे, जिस 1 लाख को आपने यहाँ पे इस 1 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दिया। क्लियर, ये हुआ आपके साथ। अब क्या हुआ, हम लोग बात करते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त मंथ में आपका काम कंप्लीट हो गया और कंप्लीट 5 लाख के आप हकदार बन गए, पूरे 5 लाख रुपए की आपकी पेमेंट आएगी। तो अगस्त मंथ के R1 में आपको क्या करना है, देखिए ऑलरेडी 1 लाख के ऊपर हम टैक्स पे कर चुके हैं, लेकिन हमने कोई भी डिटेल नहीं दी कि वो किसका बिल था। आपने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट बिल 5 लाख का यहाँ शो करना है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने कंप्लीट बिल अगर 5 लाख का यहाँ पे शो कर दिया तो जो हम 1 लाख रुपीज ऊपर यहाँ पे एडवांस दे चुके हैं, ये जो 1 लाख का हमने एडवांस यहाँ पे शो कर दिया, इसका क्या होगा, ये 1 लाख को तो हम एडवांस शो कर चुके हैं, तो हमारे पास से तो टैक्स 6 लाख का चला जाएगा। 6 लाख का टैक्स नहीं जाएगा। आपको करना क्या है, ये 5 लाख आपने यहाँ पे शो किए, उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस करना है 1 लाख रुपीज। देखिए यहाँ पे आपने 1 लाख रुपया पे किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे 11B1 11B2 के अंदर वो जो 1 लाख रुपीज थे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से वो पैसा क्या हो जाएगा, एडजस्ट। यानी बाद में 3B में या 3B में ही क्यों, जीएसटीआर 1 की जब आप समरी जनरेट करोगे तो समरी के अंदर क्या आएगा, 5 लाख रुपीज की पेमेंट ये आएगी, माइनस में 1 लाख जिसके ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है, इसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके, तो माइनस हो जाएगा ये 1 लाख, कितने बच जाएंगे आपके 4 लाख रुपए। क्लियर,
टैक्स आपको अब बचे हुए कितने का देना है, 4 लाख का। लेकिन मैम फिर यहाँ दिखाने की जरूरत क्या थी, 5 लाख, यहीं सीधा 4 लाख दिखा देते। यहाँ दिखाने की जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे B2B सप्लाई हम लोग शो कर रहे हैं, और ये B2B सप्लाई जो है ये जाके कहाँ पे अपडेट होगा, सामने वाली पार्टी के 2B में अपडेट होगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देती ना 4 लाख रुपए, तो सामने वाली पार्टी के 2B में कितना जाता, 4 लाख रुपए, उसको ITC नहीं मिलना था। तो यहाँ पे तो 5 लाख रुपए डालोगे तभी तो सामने वाले को पूरा ITC मिलेगा। यहाँ से आपने सामने वाले को ITC दे दिया, यहाँ से आपने पिछले टाइम एडवांस पे किया था, और ये एडवांस आकर के आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन, यहाँ पे बिल सेम जाएगा लेकिन एडवांस यहाँ पे आपने दिखाना है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट एडवांस हम यहाँ पे दिखाएंगे, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस आप यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर, तो इस चीज का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है जब आप अपनी GSTR1 को फाइल करेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि HSN कोड आपको मैंडेटरी है, HSN कोड देना जरूरी है, चाहे आपकी B2C की सर्विसेज है, चाहे आपकी B2B की सर्विसेज है। यहाँ पे अगर आपकी 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो यहाँ पे 4 डिजिट का HSN कोड आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, और अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो 6 डिजिट का HSN कोड आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो HSN कोड आपने ध्यान से दे देने हैं। नेक्स्ट, अगर आपको अपने बिल के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट को बड़े ध्यान से करना। अमेंडमेंट करते टाइम आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू कुछ भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन GST जो पर्सन है, GST होल्डर का नाम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, जब भी आप GST के बिल को अमेंड करने जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसिपिएंट का। यहाँ ऑलरेडी जिसके नाम पे आपने बिल डाला था वो आ जाएगा, रिसिपिएंट का नाम यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा। देन आपका जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है वो आ जाएगा, ओरिजिनल इनवॉइस डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ रिवाइज इनवॉइस नंबर आप डालिए, रिवाइज इनवॉइस डेट आप डालिए, टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू आप यहाँ डालिए। नीचे टैक्सेबल वैल्यू की भी टेबल्स आ जाएंगे आपके पास, वो मैंने कॉपी यहाँ पे नहीं की है। बट यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ऑप्शन दिख जाता है कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे उनको रिसिपिएंट के ऊपर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो एडिट का ऑप्शन है इसके ऊपर वो एडिट करके GST होल्डर का नेम चेंज कर देते हैं। कई नोटिस डिपार्टमेंट ने पीछे इसके लिए इशू किए थे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। मेरी अगर आप GSTR1 फाइलिंग का कंप्लीट कोर्स देखोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर समझाया है कि यहाँ पे आप जो GST होल्डर है उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक्चुअल में ऐसा आपने गलत कर दिया कि GST होल्डर का नेम गलत चला गया तो आपको उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करना है। डायरेक्टली अमेंडमेंट में जाकर के उसको अमेंड मत कर देना। GSTR1 फाइल करते टाइम नीचे अमेंडमेंट का कॉलम आता है, वहां पे आपने उसको अमेंड नहीं करना है नेम को। अदर देन नेम आप ये वाली जो वैल्यूज है इनको चेंज कर सकते हो, तो ध्यान से आपने R1 फाइल करनी है। GSTR1 को कंप्लीटली डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को दे दिया है, आप कंप्लीट अपने GSTR1 के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेबिट क्रेडिट नोट की, अगर डेबिट क्रेडिट नोट आपने इशू किए हैं, अब देखिए डेबिट क्रेडिट नोट B2C से भी रिलेटेड हो सकते हैं और ये B2B से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो B2C के 2 कॉलम्स हैं, B2C की 2 टेबल्स आप लोगों को दिखाई गई हैं GSTR1 में। एक B2C की टेबल कौन सी है, टेबल नंबर 7, और दूसरी B2C की टेबल कौन सी है, टेबल नंबर 1 B2C की टेबल है आपके पास टेबल नंबर 7, दूसरी B2C की टेबल है आपके पास टेबल नंबर 5। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, टेबल नंबर 5 क्या कहती है कि अगर आपकी बिलिंग 1 लाख रुपए से ज्यादा है, प्लस में आपकी जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी सेम स्टेट की ये बात नहीं कर रहा, एक आपकी सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, 1 लाख रुपए से ज्यादा आपने जो है वो सप्लाई किया है तो ही आपको ये सेल्स यहाँ पे दिखानी है B2C वाली। लेकिन अगर आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू अगर आपकी 1 लाख से कम है, या फिर और यहाँ पे देखिए मैंने एंड वर्ड यूज किया, प्लस लगाया था, यानी इनवॉइस वैल्यू आपकी 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इंटरस्टेट सप्लाई होनी चाहिए, B2C होनी चाहिए यानी अनरजिस्टर्ड हो, तीनों कंडीशंस अगर पूरी है तो ही आप बिल यहाँ पे दिखाओगे। और यहाँ पे अगर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से कम है या फिर वो इंट्रास्टेट है, अनरजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए, B2C की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बिल कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब बात बच गई डेबिट क्रेडिट नोट की, तो उसमें आपने एक बहुत ध्यान से एक चीज कंसीडर करनी है। यहाँ पे जब आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
कि आपने अनरजिस्टर्ड के डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखाने हैं। क्लियर। लेकिन एक और चीज आप देखिएगा, टेबल नंबर 7 में क्या आता है कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको दिखानी है नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स, यानी कि जो इस टेबल के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट्स होंगे वो सीधा नेट करके दिखाए जाएंगे। अगर इस टेबल की सेल 7 लाख है और इसके डेबिट क्रेडिट नोट 50,000 के हैं तो यहाँ पे माइनस करके सीधा 6.5 लाख की सेल दिखाएंगे। यानी क्रक्स क्या निकल करके आया, इस वाली टेबल के डेबिट क्रेडिट नोट आपको यहां दिखाने हैं 9B में, और इस वाली टेबल के क्रेडिट नोट सीधा यहीं पे नेट ऑफ करके डालोगे, इसको किसी और टेबल में नहीं दिखाने। ये वाले डेबिट क्रेडिट नोट यहां पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये वाले डेबिट क्रेडिट नोट आपके यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अगर आप एक्सपोर्ट अपनी दिखा रहे हो तो एक्सपोर्ट के केस में आप लोग क्या गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, क्या आपने एलयूटी बॉन्ड अप्लाई किया है या नहीं किया है, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको शिपिंग बिल का नंबर देना है, पोर्ट कोड का नंबर देना है, एक्सपोर्ट की वैल्यू देनी है। और अगर आपने एलयूटी अप्लाई किया, देखिए एलयूटी अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, एलयूटी मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आपने एलयूटी अप्लाई किया है तो आपको क्या करना है, विदाउट पेड ऑफ आईजीएसटी आपको पेमेंट कर देनी है। आपको आईजीएसटी पे नहीं करना, डायरेक्ट आपने एक्सपोर्ट की वैल्यू वहां दिखानी है, GSTR1 में वैल्यू दिखानी है बिना आईजीएसटी के। बट अगर आपने एलयूटी अप्लाई नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार तो आईजीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को और बाद में इसी आईजीएसटी का रिफंड ले लेंगे अगर आप लोगों ने एलयूटी अप्लाई नहीं किया होगा। तो आपको उसमें देनी फिगर जरूरी है कि आपने एलयूटी अप्लाई किया था या नहीं किया था GSTR1 फाइलिंग के टाइम पे। देखो जब आप एक्सपोर्ट के बिल्स पे जाते हो, टेबल नंबर 6A में आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस दिखाने हैं। अब टेबल नंबर 6A में जब ऐड रिकॉर्ड्स पे जाओगे ना तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर सिर्फ तभी जाएगा जब आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपको इनवॉइस वैल्यू यहाँ डालनी है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे जीएसटी पेमेंट में लिखना पड़ेगा कि आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हो। विद पेमेंट ऑफ टैक्स कब जाएगा, जब आपने एलयूटी अप्लाई नहीं किया। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कब जाएगा, जब आपने एलयूटी अप्लाई किया हुआ है। अगर एलयूटी अप्लाई करना सीखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, मैं लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि एलयूटी किस तरीके से अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगर आपने एग्जाम सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई दिखाई है, देखिए एग्जाम, निल रेटेड और नॉन जीएसटी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम क्या है, निल रेटेड क्या है और नॉन जीएसटी क्या है। देखिए टेबल नंबर 8 में हम लोग इसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले तो समझो निल रेटेड क्या है। निल रेटेड मतलब जीरो रेटेड, जो ऑलरेडी जिनका रेट गवर्नमेंट ने जीरो किया हुआ है। लेकिन एग्जम्प्टेड मतलब जो स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन आया बाद में कि ये चीजें एग्जम्प्ट होंगी। नील रेटेड मतलब जिनका टैरिफ रेट ही नील है, उनका टैरिफ रेट ही जीरो है, उनके ऊपर तो जीएसटी कभी था ही नहीं। लेकिन एग्जम्प्टेड मतलब जो बाद में बाय एनी नोटिफिकेशन और सर्कुलर गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नॉन जीएसटी सप्लाई जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, मोटर एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, तो मोटर स्पिरिट हो गया, ये सब चीजें क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, इनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। तो तीनों की बाइफर्केशन ढंग से करना, अदरवाइज कल को फिर आप लोगों को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और HSN भी इनकी प्रॉपर डालिएगा। डॉक्यूमेंट समरी आप लोग दिखा देंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए। देन आपने अमेंडमेंट करते टाइम ध्यान रखना है, जब आप अमेंडमेंट पे जाते हो ना तो आप इनवॉइस नंबर भी चेंज कर सकते हो, डेट भी, टैक्सेबल वैल्यू भी, रेट भी, ये सब चेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आप जीएसटी नंबर को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप जीएसटी नंबर भी चेंज कर दो उसके अंदर। ये पॉइंट ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था। सेकेंडली आप B2B सप्लाई को B2C सप्लाई में डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने B2C सप्लाई थी उसको आपने B2B लिख दिया या फिर
B2B आपने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में थी वो B2C। तो इस तरीके की अमेंडमेंट उसमें मत डालना, कल को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि B2C थी, आपने गलती से B2B में कैसे डाल दिया। डायरेक्ट अमेंडमेंट में आपको ये चीज मिलेगी ही नहीं ऑप्शन। आपको क्या करना पड़ेगा, B2B का पहले क्रेडिट नोट इशू कीजिए। B2B का आपको पहले क्रेडिट नोट इशू करना है, देन आप इस फील्ड को अमेंड कर सकते हैं B2C वाली को। क्लियर? इस तरीके से आपने इसको अमेंड करना है, डायरेक्टली आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और अगर कर दिया तो कल को आपको इश्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखना है एग्जाम्प्ट प्लस टैक्सेबल सप्लाई आप लोग कर रहे हो। आप लोग एग्जाम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो, प्लस में टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है एज पर रूल 42 आप लोगों को अपना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करके चलना है। जो आपका प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो रिवर्स करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर लिया, प्रोपोर्शनेट आईटीसी कौन से लेंगे, कॉमन आईटीसी जो हो गए आप लोगों के पास। आपने फर्नीचर लिया, प्लांट एंड मशीनरी ली, दो तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक तो एग्जम्प्ट और दूसरा टैक्सेबल। अब दोनों चीजों के लिए यूज किसका हो रहा है, सेम प्लांट एंड मशीनरी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा जितनी की आपने एग्जम्प्ट सप्लाई की। अगर आप सेम रॉ मटेरियल से दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक एग्जम्प्ट है एक टैक्सेबल है, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी यहाँ भी रिवर्स होगा, क्योंकि एक सेम चीज का यूज करके आप एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से आपने इसको रिवर्सल करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी कि आपने किस तरीके से आईटीसी रिवर्स करना है अगर आपका कॉमन क्रेडिट है तो। नेक्स्ट आरसीएम की सप्लाईज। आरसीएम की सप्लाईज आपको डायरेक्टली कोई R1 के अंदर नहीं दिखानी है। अगर आपने कुछ भी सर्विसेज ली है, इनवर्ड सप्लाईज कोई भी ली है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो आपको टेबल नंबर 3B में डायरेक्टली पे करनी है और डिक्लेयर भी करना है। बहुत ध्यान से आप लोग इसको पे करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग एक्सपेंस बुक कर देते हैं, हम लोग एडवोकेट की लीगल फीस बुक कर देते हैं, हम लोग फ्रेट के चार्जेस बुक कर देते हैं, लेकिन उस टाइम हम ये नहीं सोचते कि हम खर्चे तो दिखा रहे हैं प्रॉफिट कम करने के लिए, इन खर्चों के ऊपर आरसीएम भी है। तो जो आपने P&L के अंदर खर्चे दिखाए जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, वो खर्चों के ऊपर 3B के अंदर आपने रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे भी करना है। जैसे अगर आप लोग अभी रेंट का खर्चा दिखाते हो तो रेंट के केस में भी आप लोगों के पास आरसीएम एप्लीकेबल है। रेंट के केस का आरसीएम देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाला है, आप लोग चेक कर सकते हो। रेंट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल है, वो भी रिवर्स चार्ज में। तो गाइज मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छी तरीके से बताने की कि जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।